अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हमने बिज़नेस कम्युनिकेशन का जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिज़नेस मैसेजेस। हाँ जी, अब हमने बिज़नेस मैसेजेस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आगे वाली वीडियोस में हम लोग लेटर्स की तरफ भी आएंगे अब कि हमने कंपोज किस तरह से करना है, लेटर्स की टाइप्स वगैरह। तो उससे पहले हमने बिज़नेस मैसेजेस हमने किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, यानी कि किस तरह से हमने एक लेटर को प्रिपेयर करना है ताकि वो इफ़ेक्टिव हो, उसका कोई ना कोई असर हो। तो आखिर उसका क्या प्रोसेस है, तो चलते हैं प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप्स इन प्लानिंग इफेक्टिव बिजनेस मैसेजेस। अब ये पहला स्टेप है, हमने बिजनेस मैसेजेस लिखने का जो प्रोसेस होता है उसमें हमने सबसे पहले प्लानिंग हमने किस तरह से करनी है। तो प्लानिंग के भी कुछ आगे फर्दर स्टेप्स हैं, वो देखते हैं। तो जो लेटर है उसके पहले हमने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। वो स्टेप्स आखिर क्या हैं, प्लानिंग स्टेप्स हैं। सबसे पहले डिटर्मिन द पर्पस ऑफ द मैसेज। हमारे मैसेज का मेन पर्पस क्या, आइडिया क्या, हम लिखना क्या चाहते हैं, क्यों लिखना चाहते हैं। फिर एनालाइज योर रिसीवर, हमारा रिसीवर किस तरह का है, ठीक है, हमने उसको एनालाइज करना है। फिर चूज़ ऑल द आइडियाज़ टू बी इंक्लूडेड। अब जिस मकसद के लिए हम लेटर लिख रहे हैं, अब उस मकसद के रिलेटेड हमारे जहन में जो भी थॉट्स हैं हमने वो चूज़ करनी है जो कि हम उस लेटर में लिखना चाहते हैं, उसमें मेंशन करना चाहते हैं। उसके बाद है कलेक्ट ऑल द फैक्ट्स टू सपोर्ट द आइडियाज़। अब जो चीज़ें हम लोग लिखना चाहते हैं, जो हमारी थॉट्स हैं उनके रिलेटेड अगर कोई फैक्ट्स हैं, ताकि वो आपका जो मैसेज है वो कॉन्क्रीट हो सके, तो उन फैक्ट्स को हमने चूज़ करना है, उन्हें हमने कलेक्ट करना है। और लास्ट पे होता है कि आउटलाइन एंड ऑर्गेनाइज मैसेज। अब हमने मैसेज को एक आउटलाइन की शक्ल देनी है, एक ड्राफ्ट तैयार करना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है कि पहले कौन सी चीज़ आएगी, दैन कौन सी चीज़ आएगी और तीसरे नंबर पर कौन सी चीज़ आएगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी मैसेज की। तो ये है प्लानिंग। तो इनकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिन द पर्पज़ ऑफ द मैसेज, कि आखिर हम पर्पस क्या हमारा मैसेज लिखने का, वही आखिर वजह क्या है, क्यों हम लोग लिख रहे हैं। तो हर मैसेज लिखने के पीछे कोई ना कोई एक ख़ास वजह लाजमी होती है। तो पहले तो हमने वो ख़ास वजह ढूंढनी होती है कि आखिर हम अगले बंदे को क्यों उस बंदे से हम लोग क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उसके बाद है अगर तो हमें अपना मकसद नहीं पता, यानी कि अगर तो हमें पर्पस नहीं पता मैसेज हम लोग क्यों लिख रहे हैं, तो हम लोग ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जो रिसीवर है वो हमारा मकसद समझ सके, ठीक है। जब हमें खुद ही क्लियर नहीं है हमारा पर्पस, तो आखिर रिसीवर को वो कैसे क्लियर होगा। जब रिसीवर को क्लियर नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो हमारी कम्युनिकेशन है उसका डिज़ायर्ड एंड नहीं होता। फिर ये है कि इन एडिशन टू ऑल स्पेसिफिक पर्पस ऑल द मैसेजेस हैव अ जनरल पर्पस। तो जहाँ जहाँ कुछ एक ख़ास मकसद होता है वहीं कुछ जनरल पर्पसेस भी होते हैं, कुछ आम मकासद भी होते हैं जो कि ऑलमोस्ट हर मैसेज में वो शामिल ही होते हैं। अब यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दिया कि कलेक्शन लेटर अगर हम लोग लिख रहे हो, तो कलेक्शन लेटर का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि आपने जो भी आपकी ड्यू अमाउंट है, लायबिलिटी है, उसको आपने कलेक्ट करना है। यानी कि जो दूसरे बंदे के ज़िम्मे जो आपके पैसे उसने लोन आपसे लिया हुआ था वो लोन की वापसी होती है, इसलिए हम लोग कलेक्शन लेटर लिख रहे होते हैं। और उसका जनरल पर्पस यही होता है कि आपने अपने गुडविल को बिल्ड करना होता है। अगले बंदे से आपने इस तरह से पैसा तकाजा करना है जिससे वो भी हर्ट ना हो, उसकी भी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो और आपके लिए उसके दिल में इज़्ज़त भी बढ़ जाए। और जब इज़्ज़त बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आपके लिए उसकी गुडविल ही इंक्रीज़ हो रही होगी, नॉट जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, बल्कि बिजनेस वर्ल्ड में भी आपकी गुडविल इंक्रीज़ होगी। उसके बाद है एनालाइज योर रिसीवर। अब आपने अपने रिसीवर को परखना है, जो भी आपका मैसेज जो उससे आप लिख रहे हैं उसको आपने परखना है। अब उसको परखने के लिए हम लोग क्या चीज़ें देख रहे होते हैं कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिकली उसकी नीड्स, उसकी ज़रूरियात क्या है, फिर उसके इंटरेस्ट, उसके आखिर शौक़ और मशागल वगैरह क्या हैं, फिर उसकी डिज़ायर्स, उसकी ख्वाहिशात किस तरह की हैं, क्या चीज़ें वो ख्वाहिश करता है, क्या चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, उसकी पसंद नापसंद को हम लोग देख रहे होते हैं। लिविंग कल्चरल एनवायरनमेंट, वो किस कल्चर से बिलोंग करता है, क्या नेशनैलिटी क्या है उसकी, एवरीथिंग, हर चीज़ को हम लोग मद्देनज़र रख के फिर ही हम लोग मैसेज लिखना जो है वो शुरू करते हैं। फिर राइटर को पता होना चाहिए कि भाई उसका रिसीवर है कौन, ठीक है। रिसीवर पता होगा फिर ही वो उसको एनालाइज कर सकता है। अगर रिसीवर ही नहीं पता तो वो उसको एनालाइज क्या करेगा।
फिर रिसीवर में भी एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ मेंबर्स। तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स से ये मुराद है कि आप बिज़नेस टू बिज़नेस अगर आप मैसेज वगैरह कन्वे कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर आप कन्वे कोई बात करना चाहते हैं, ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी होता है। फिर अब वो जो बंदा वो पीजेंट भी हो सकता है, यानी कि कोई फार्मर वगैरह भी हो सकता है, कोई गरीब बंदा भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है, और कोई एजुकेटेड बंदा भी हो सकता है, यानी कि एक जाहिल भी हो सकता है और एक पढ़ा लिखा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पीजेंट्स जो होते हैं या गुलाम वगैरह जो होते हैं या जो आप कह लें कि ये फार्मर्स वगैरह होते हैं, ये सारे जाहिल होते हैं, ये भी एजुकेटेड होते हैं। तो जस्ट समझाने का मकसद ये है कि हम लोग किसी भी बंदे को, हमारा रिसीवर जो है वो कोई भी एक आम बंदा हो सकता है। फिर जेंडर भी हमने जो है वो कंसिड्रेशन में लेना है, उसको भी हमें गौर करना है कि फीमेल, अगर फीमेल है तो फीमेल से हमने किस तरह से बात करनी है, और मेल है तो मेल से हमने क्या बात करनी है। ऐसी क्या बात है जो कि हम लोग फीमेल से डिस्कस नहीं कर सकते, या ऐसी क्या बात है जो कि हम लोग मेल से डिस्कस नहीं कर सकते। तो जेंडर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसीवर को एनालाइज करने में। फिर इन सारे फिल्टर्स को हमने मद्देनज़र रखते हुए ही ऑडियंस की मेंटालिटी को मैच करते हुए अपना मैसेज जो है वो कंपोज करना है। नेक्स्ट अब इस चूज़ द आइडियाज़ टू बी इंक्लूडेड। आखिर अब वो क्या क्या चीज़ें जो कि क्या क्या डिटेल्स हैं जो कि हम लोग मेंशन करना चाहते हैं। तो जब तक हमारे जहन में पर्पस नहीं होगा और हमें अपने रेसिपिएंट का पता नहीं होगा तो हम आइडियाज़ वगैरह जज नहीं कर सकते कि आखिर हम लोग क्यों डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, किस लिए डाल रहे हैं। तो अगर तो ये चीज़ें हमारे जहन में क्लियर है, पर्पस भी हमारे जहन में क्लियर है और हमें ये भी पता है कि रेसिपिएंट क्या है, तो उसके बाद हमें अपना आइडियाज़ की तरफ चलना चाहिए। तो ये कि अगर हम लोग रिप्लाई में अगर लेटर लिख रहे हैं तो हमें उन तमाम चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना चाहिए या बोल्ड कर देना चाहिए जो कि बेसिकली आंसर्स हैं उसके क्वेश्चंस जो उसने लास्ट लेटर में पूछे होंगे। फिर अब आइडियाज़ जो है वो टोटली सेंडर की मर्ज़ी है कि वो किस तरह के आइडियाज़ जो है वो कम्युनिकेट करना चाहता है। आफ्टर एनालाइजिंग द रिसीवर वो क्या समझता है कि ये बात जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये बात जो इम्पोर्टेंट है वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट अब कलेक्ट ऑल द फैक्ट्स टू सपोर्ट द आइडियाज़। अब जो हमने आइडियाज़ जो है वो कलेक्ट किए हैं, अब उसके साथ कुछ हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो कहता है जी समटाइम्स बिजनेस मैसेजेस फेल टू ब्रिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। तो ये क्यों होता है जी? वो इसीलिए होता है कि हमने इंफॉर्मेशन तो उसे दे दी होती है, आइडियाज़ तो अपने एक्सप्रेस कर दिए होते हैं, लेकिन उन आइडियाज़ के साथ हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह कुछ सपोर्टिंग मटेरियल वगैरह नहीं शामिल किया होता, या अगर होता तो वो कॉन्क्रीट नहीं होता या वो एक्यूरेट नहीं होता, जिससे हमारी जो कम्युनिकेशन है वो फेल हो जाती है। तो हमें चाहिए कि रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स या कोई आप ये कह सकते हैं कोई इलस्ट्रेशन वगैरह, कोई डायग्राम्स, कोई वीडियोस वगैरह जो हैं वो उसके साथ अटैच करके भेजी जाएँ और वो रेलेवेंट होने चाहिए जो भी हमारे आइडियाज़ और उनको सपोर्ट करनी चाहिए। और वो कहता है कि अगर इस तरह की बात है तो हम लोग कोई ब्रोशर वो कह रहा है, कोई पैम्फलेट, कोई टेबल पिक्चर या कोई भी अगर कोई मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट का कोई ना कोई सैम्पल भी रेफरेंस के लिए भेज सकते हैं। देन है आउटलाइन ऑर्गेनाइज द मैसेज। तो ये सारा कुछ पिछले जितने भी स्टेप्स हैं प्लानिंग वगैरह करने के बाद हमने अपने मैसेज की एक आउटलाइन तैयार करना शुरू कर देनी है। एक ड्राफ्ट वगैरह, एक रफ ड्राफ्ट सा तैयार कर लेना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या चीज़ आएंगी, सेकंड में क्या आएंगी, थर्ड में क्या आएंगी। अच्छा, अब इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए हमारे जहन में कि हमें आप ये कह लें कि हमारे जहन में भी जो सेंटर है उसके जहन में भी कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई सवाल नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरे थॉट्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर तो उसका माइंड डिसऑर्गेनाइज है, डिस्टॉर्टेड है तो फिर वो कभी भी एक मैसेज को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता और ये जो है वो एक बुरा इंप्रेशन डालेगा रीडर के ऊपर के जो हमने बात तीसरे पैराग्राफ में करनी है वो पहले पैराग्राफ में कर रहा है, जो हमने बात दूसरे पैराग्राफ में करनी है वो ऑलमोस्ट एंड में कर रहा है या उसको ओमिट कर गया। तो इससे अच्छा है कि हमें चाहिए कि पहले एक आउटलाइन प्रिपेयर करें और मैसेज को ऑर्गेनाइज करें। तो कहते हैं जी मैसेज मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ क्लियर एंड अनब्रोकन सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए, एक कोहेरेंस होनी चाहिए। कोहेरेंस से क्या मुराद है, एक बात ख़त्म हो तो जो अगले पैराग्राफ में जो बात आ रही है तो वो दोनों जो बातें वो आपस में
लिंक करनी चाहिए, जिससे आपका जो सीक्वेंस है वो टूटना नहीं चाहिए। तो कोहेसिवनेस होनी चाहिए आपके मैसेज के अंदर। फिर तो आउटलाइनिंग जो है वो काफ़ी हद तक आपको जो है वो कन्फ्यूजन से बचा लेती है। आपको पता चल जाता है कि आपने कौन सा जो पॉइंट है वो कब बयान करना है और कौन सा पॉइंट जो है वो किसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है। किस टाइम कोई पिक्चर हमने किस पॉइंट के साथ हमने कोई पिक्चर जो है वो अटैच करनी है, किस पॉइंट के साथ हमने किसी वीडियो का लिंक शेयर करना है। तो ये जो है वो सारी चीज़ें आउटलाइनिंग के साथ ही होती हैं। और जब आउटलाइन आपकी प्रॉपर बनेगी तो तभी हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हम चाहते हैं, जैसा रिज़ल्ट हम डिज़ायर कर रहे हैं, जैसा रिस्पांस डिज़ायर कर रहे हैं, वो हमें रिसीवर के एंड से मिलेगा। अच्छा, दूसरा स्टेप है बिजनेस मैसेज लिखने का। पहला तो था कि हमने प्लानिंग वगैरह कर लिया। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स या बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स। तो अब हमने वो प्लान डिसाइड करना है जिसके तहत हम लोगों ने लेटर लिखना है, मैसेज कंपोज करना है, ये मैसेज लिखना है। तो हमें ये ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो है वो चूज़ करना पड़ता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान होते हैं ये आपके मैसेज की नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि आखिर हम किस तरह का मैसेज जो है वो रिसीवर को भेज रहे हैं। अच्छा, 4 किस्मों के ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे नेचर ऑफ मैसेजेस किस किस किस्म के होते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान है, उसके बाद है गुड न्यूज़ प्लान है, कोई अच्छी खबर दे रहे हैं। फिर है बैड न्यूज़ प्लान होता है, हमको बुरी खबर दे रहे होते हैं। लास्ट होता है परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान। अच्छा, अब इन प्लान्स को ना बेसिकली हम लोग 2 अप्रोचेस के अंदर जो है वो आगे डिवाइड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान और जो गुड न्यूज़ प्लान है वो होती है अंडर डायरेक्ट और डिडक्टिव अप्रोच, जबकि जो आपका बैड न्यूज़ प्लान और परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान होता है इसको हम लिखते हैं अंडर इनडायरेक्ट या इंडक्टिव अप्रोच के तहत। अब ये अप्रोचेस क्या हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपकी डायरेक्ट अप्रोच या जिसे आप डिडक्टिव अप्रोच भी कहते हो। तो ये वाली जो अप्रोच है वो हम लोग तब अडॉप्ट करते हैं जब हमें कोई अच्छी खबर, कोई फेवरेबल बात, कोई गुड न्यूज़ वगैरह जो है वो रीडर को भेजनी होती है या उसको बतानी होती है, और हम इसके जो बदले में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो एक फेवरेबल रिएक्शन होता है रीडर का। और रिसेप्टिव, इसमें आप कह लें कि एक टोन वगैरह जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही होती है कि अगला बंदा जो है वो आपसे खुश होगा आफ्टर रीडिंग योर मैसेज व्हेन यू हैव यूज्ड डायरेक्ट अप्रोच इन योर बिजनेस मैसेज। तो इसमें जो हम लोग स्कीम वगैरह जो यूज़ कर रहे थे, यानी कि हम लोग इस लेटर को लिखते कैसे हैं, तो उसकी स्कीम है कि सबसे पहले पैराग्राफ में हम लोग अपना मेन आइडिया दे रहे होते हैं, या जो अगर कोई गुड न्यूज़ है तो गुड न्यूज़ उसे बता रहे होते हैं। उसे बेसिकली हम लोग अपना पर्पस जो है वो पहले पैराग्राफ में बता देते हैं। भाई आखिर हमने आपको मैसेज क्यों लिखा है, अगर जॉब कंफर्मेशन का लेटर है तो हम लोग उसे पहले पैराग्राफ में ही लिख देंगे दैट यू आर बीइंग हायर्ड, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेन आइडिया। अब जो मेन आइडिया उसके रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो अब हमने सेकंड आप कह लेंगे पैराग्राफ में बतानी होती हैं कि अब हमने अगर आपको हायर कर लिया तो हमने हायर आपको क्यों किया, एंड देन आपके जितनी भी सैलरीज हैं, आपके आवर्स वगैरह, आपके इंसेंटिव्स वगैरह क्या होंगे, आपके बोनसेस, आपके अलाउंसेस वगैरह क्या होंगे, आपकी जॉब टाइमिंग्स क्या होंगी, आपका जॉब की डेस्टिनेशन क्या होगी। तो उसके रिलेटेड जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में दे रहे होंगे। जबकि जो तीसरा पैराग्राफ होगा वो कर्टेसी और फ्रेंडली क्लोज का होगा। तो फ्रेंडली सेंडिंग हम लोग करेंगे कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, या ये अगर हम लोग आप कह लेंगे इंटरव्यू कॉल के लिए बुला रहे हैं तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू ऑन दिस डेट, होप सो यू विल जॉइन अस एंड यू विल हैव अ ग्रेट टाइम विद अस। तो इस तरह का जो आपका जो फ्रेंडली क्लोज होता है, और एंड में आप लिख देते हैं कि योर सिंसियरली वगैरह जो चीज़ें होती हैं, या योर ट्रस्टवर्थी, इस तरह की चीज़ें बेसिकली कर्टियस होती हैं, आपकी गुडविल को बढ़ा रही होती हैं, और आप बेसिकली अगले बंदे को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो देन अगला बंदा भी आपको जो है वो रिस्पेक्ट देता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ इनडायरेक्ट अप्रोच या इंडक्टिव अप्रोच। तो बेसिकली ये अप्रोच जो है वो हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो मैसेज है वो अनफेवरेबल न्यूज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं बैड न्यूज़ हम लोग अगले बंदे को पहुंचा रहे होते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिसीवर है वो रेजिस्ट करेगा, या उसका जो रिएक्शन होगा वो नेगेटिव होगा या अनफेवरेबल होगा। तो इस
इसके हम लोग स्टार्टिंग में एक बफर स्टेटमेंट लिखते हैं। बफर स्टेटमेंट क्या होती है? प्लेजेंट स्टेटमेंट होती है जो कि अगले बंदे को आप कह लें कि कंसिडर उसको इम्पोर्टेंस हम लोग दे देते हैं, हम कंसिड्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं थ्रू दैट बफर स्टेटमेंट। आप ये कह सकते हैं कि मीठी मीठी ज़ुबान के अंदर उसको कड़वी बात कह रहे होते हैं, जो भी हार्श बात होती है उसको एक मीठे से अंदाज में एक प्लेजेंट स्टेटमेंट बनाकर उसको प्रेजेंट कर देते हैं। दैट्स बेसिकली बफर स्टेटमेंट। अच्छा, अब उसके बाद ना हम लोग जो भी बफर स्टेटमेंट के रिलेटेड उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, रीज़न बता रहे होते हैं कि आखिर हमने इस तरह का नेगेटिव डिसीजन लिया क्यों है। तो वो हम लोग अगले पैराग्राफ में बेसिकली सेकंड पैराग्राफ में ये बता रहे होते हैं। तो पहला पैराग्राफ में बेसिकली वो डिसीजन है, लेकिन प्लेजेंट वर्ड्स में देन वो रीज़न हैं कि आखिर हमने वो नेगेटिव डिसीजन आखिर लिया क्यों है, या अगर कोई बुरी खबर है तो वो बुरी खबर की वजूहत हम लोग जो है वो सेकंड पैराग्राफ में दे रहे होते हैं। एंड में जो आपका क्लोज है वो फिर से कोर्टियस क्लोज ही होता है, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन योर गुडविल। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक प्लान यूज़ होता है पर्सुएसिव मैसेजेस में या बैड न्यूज़ मैसेजेस में, जिसे हम कहते हैं आइडा, AIDA, आइडा प्लान। अब आइडा जो है वो किसका फुल फॉर्म है? तो बेसिकली ये होता है अट्रैक्ट अटेंशन, यानी कि अगले बंदे की अटेंशन वगैरह आपने उसे मुतवज्जह करना है। देन क्रिएट इंटरेस्ट, अटेंशन सीख करने के बाद आपने अगले बंदे में इंटरेस्ट क्रिएट करना है। फिर स्टिमुलेट डिज़ायर, उसकी डिज़ायर को आपको स्टिमुलेट करना है, डिज़ायर का पता लगाना वो आखिर चाह क्या रहा है। एंड देन स्टिमुलेट एक्शन, एंड में आपने अपना काम कर देना है अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ायर, अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट क्रिएटेड आफ्टर सीकिंग हिज अटेंशन, आपने एक्शन जो है वो परफॉर्म कर देना है। ठीक है, दैट्स आइडा प्लान। अब तीसरा जो स्टेप है वो बिजनेस मैसेजेस लिखने में अब ये है कि हमने बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द मैसेज, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग पैराग्राफ्स डिसाइड करने के हमने वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करने होते हैं। सबसे पहले आप कहते हैं ओपनिंग पैराग्राफ, यानी जो पहला पैराग्राफ। तो ओपनिंग पैराग्राफ जो है ना वो डिटरमिन करता है कि आखिर आपका रीडर जो है वो आगे आपका मैसेज पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। अगर तो आपका ओपनिंग पैराग्राफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो वो कभी भी आपका आगे मैसेज नहीं पढ़ता होता। तो ओपनिंग पैराग्राफ के लिए ज़रूरी है कि वो अट्रैक्टिव हो। आपका जो ओपनिंग पैराग्राफ है उसके अंदर इस तरह से वर्ड यूज़ किए जा रहे हो कि वो अगले बंदे को, जो रिसीवर है, उसको परसुएड कर रहा हो, उसको मजबूर कर रहा हो कि वो आपका मैसेज जो है वो कंप्लीट इंटरेस्ट के साथ आपका पूरा मैसेज जो है वो एंड तक पढ़े, गो थ्रू करे उसको। अच्छा, नेक्स्ट इसके लिए ना कुछ आप कह लें कि टेक्निक्स वगैरह यूज़ की जा रही होती हैं ओपनिंग पैराग्राफ के लिए। तो सबसे पहले कि चूज़ एन अप्रोप्रिएट ओपनिंग फॉर द मैसेज एंड द रीडर। अच्छा, अब हमने जो है वो ओपनिंग पैराग्राफ के लिए कुछ अप्रोप्रिएट वर्ड्स वगैरह यूज़ करने होते हैं। तो हम कैसे शुरू कर सकते हैं? तो कहते जी राइटर में बिगिन विद मेन आइडिया। सबसे पहले हमने मेन आइडिया, जैसे कि मैंने आपको जो हमारी थी डायरेक्ट अप्रोच थी उसमें ही मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मेन आइडिया हम लोग देते हैं। फिर बफर, अगर तो बैड न्यूज़ मैसेज है तो हम लोग स्टार्टिंग में ही उसे बफर स्टेटमेंट दे देंगे, यानी कि नेगेटिव बात उससे पहले ही बता देंगे, बुरी बात उससे पहले बता देंगे, लेकिन अच्छे अल्फाज में। फिर अटेंशन गेटिंग स्टेटमेंट्स, हमने इस तरह के स्टेटमेंट्स लिखने हैं जिससे अगला बंदा जो है वो हमारी जानिब अपनी तवज्जो मरकूज़ कर ले, या हमारी जानिब अपनी तवज्जो को ले आए, वो उसका इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाए हमारे लेटर के अंदर। फिर बी का दूसरी जो अप्रोच है वो ये है कि हमारे ओपनिंग पैराग्राफ के लिए वो ये है कि बी कंसिडरेट एंड कर्टियस। इस तरह का ओपनिंग पैराग्राफ होना चाहिए कि आप अगले बंदे की खुशामद कर रहे हो, यू एटीट्यूड शो कर रहे हो, अगले बंदे को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, रिसीवर को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर आप रख रहे हो, कर्टसी आप रख रहे हो, आप उससे कोई हार्श वर्ड्स में यूज़ कर रहे हो, प्लेजेंट वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, पोलाइट वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। उसमें यह है कि मेंशन रीडर कर्टियस वर्ड, आप ये बता रहे हो कि रीडर जो है वो बहुत कर्टियस है, आपने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया हुआ है और हमारा आपके साथ जो है वो बहुत अच्छा टाइम गुजरा हुआ है। तो अगले बंदे की भी आपने खुशामद वगैरह करनी होती है, अगले बंदे का अच्छा बिहेवियर आपने बयान करना होता है। फोकस ऑन पॉजिटिव्स, हमने जस्ट पॉजिटिव बातें उसमें कराएँ, किसी किस्म की भी नेगेटिव बात नहीं करनी। फिर कर्टियस एंड प्लेजेंट एक्सप्रेशन, अच्छे और पोलाइट वर्ड्स हमने यूज़ करने होते हैं।
अब जो तीसरा है दैट इज बेसिकली क्रिएट इंटरेस्ट इन द ओपनिंग। अब हमने ओपनिंग पैराग्राफ में इंटरेस्ट उसका किस तरह से क्रिएट करना है, तो वो ये है कि पैराग्राफ मस्ट बी शॉर्ट एंड कंसाइज, छोटे होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, लेकिन वो अपनी बात पूरी डिलीवर करते हों। कन्वर्सेशनल वर्ड्स भी यूज़, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करने के रीडर को लगे कि आप उसके सामने बैठकर उससे कोई वर्बल बातें कर रहे हैं, कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है। फिर अननेसेसरी रेपिटेशन मस्ट बी अवॉइडेड, तो बार बार की आप जो रेपिटेशन है, एक ही चीज़ को बार बार आपने बयान नहीं करना। एक दफ़ा आपने बयान कर लिया तो उसको आपने प्रॉपर्ली डिटेल के साथ बयान करना है, लेकिन एक ही चीज़ को अगर आप बार बार लिख रहे हैं तो इससे इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। फिर लास्ट पे कि आपने इंश्योर करना है अपने पैराग्राफ लिखते हुए कि आप 7 C's को फॉलो कर रहे हैं। 7 C's क्या हैं? ये बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं, वो उनकी डिटेल्स क्या हैं, तो वो उसका उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा 7 C's वाली वीडियोस का। तो नेक्स्ट अप इज क्लोजिंग पैराग्राफ। अब हमें आखिरी पैराग्राफ जो है वो कैसे लिखना है, तो सबसे पहले कहते हैं जी क्लोजिंग पैराग्राफ मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, क्लियर एंड पोलाइट। वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो क्लियर मैसेज दे रहे हो कि आखिर हम लोग कहना क्या चाहते हैं, वो पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि हमने कर्टियस क्लोज करना होता है, फ्रेंडली क्लोज करना होता है, तो उसमें हम लोग हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं करते होते। बट एट द सेम टाइम दे शुड लीव विद द रीडर अ मैसेज ऑफ गुडविल। तो जब हम लोग कर्टियस क्लोज कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली वो उसको गुडविल का मैसेज पहुंच रहा होता है, वो कह रहा होता है कि इसकी अच्छी शोहरत है, एंड देन आप उसकी भी गुडविल को मेंटेन कर रहे होते हो। अब इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस क्या है नेक्स्ट स्लाइड में है। तो गाइडलाइंस कुछ यूँ है कि मेक द एक्शन रिक्वेस्ट क्लियर एंड कंप्लीट द 5 W's एंड द H, ठीक है। तो हमने क्लियर कर लेनी है, और जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो क्वेश्चन वगैरह अगर कोई रेज होते हैं तो वो क्वेश्चन का हमने प्रॉपरली आंसर देना है, और वो 5 W's एंड H ही हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे, कि ही शुड क्लियरली स्टेट दैट एक्शन वन डिज़ायर्स एंड हु शुड डू इट, कि कब होगा और कैसे होगा और कौन करेगा। फिर वेयर एंड हाउ, कहाँ और कैसे, ही शुड मेक टेकिंग एक्शन टेकिंग ईजी, कि जो भी होगा वो आसानी से हो जाएगा, जहाँ भी होना होगा, जैसे भी होगा। फिर व्हेन, कब होगा, द डिज़ायरेबल डेट ऑफ द एक्शन, कि आखिर वो किस दिन को हो रहा है। फिर अब वाई, क्यों हो रहा है। अब रीडर की उस चीज़ के लिए बेनिफिट्स हमने बताने कि अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे तो आपका इसमें ये फ़ायदा होगा। अच्छा, अब इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें हैं। कहते हैं द राइटर शुड एंड द मैसेज ऑन पॉजिटिव एंड कर्टियस नोट, तो जो भी वो मैसेज लिख रहा है तो वो अच्छे तरीके से उसको एंड करना चाहिए। फिर अपॉलॉजीज़ उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए, यानी कि सॉरी सूरी वाला काम इसमें नहीं चलता होता। फिर फ्रेंडली एटीट्यूड आपने शो करना है, अच्छा एटीट्यूड करना है, बरादराना एटीट्यूड आपने उसकी तरफ शो करना है। फिर लास्ट पैराग्राफ जो है वो छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, जस्ट ए शॉर्ट पैराग्राफ। फिर अननेसेसरी डिटेल्स एंड में नहीं चलती होती। फिर शॉर्ट बट कंप्लीट सेंटेंसेस, ऐसा पैराग्राफ लिखना जिसमें शॉर्ट सेंटेंसेस हों, वो पैराग्राफ भी छोटा हो, लेकिन जो हम लोग सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं वो कंप्लीट मीनिंग दे रहे हों। अच्छा, लास्ट जो अब स्टेप है मैसेज प्रिपेयर करने का, तो उसमें आते हैं आपके कंपोजिशन ऑफ मैसेज के। अब हमने मैसेज को जी कंपोज करना शुरू कर देना, कि पहले में क्या था कि हमने प्लानिंग सारी की, फिर हमने ऑर्गेनाइजेशनल प्लान चूज़ किया, देन हमने ओपनिंग एंड एंडिंग्स का सोचा कि हमने ओपनिंग कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करनी है, और अब हम लोग मैसेज को कंपोज करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये लास्ट स्टेज है। अब इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होती है ड्राफ्टिंग। आप ड्राफ्ट वगैरह तैयार करते हो, जाने के पहले आप ड्राफ्ट तैयार करते हो, आउटलाइंस वगैरह बनाते हो, सपोर्टिंग आइडियाज़ वगैरह डालते हो, एंड देन फाइनल ड्राफ्ट की तरफ जा रहे होते हो। आफ्टर ड्राफ्टिंग हम लोग रिवाइज़ करते हैं कि कोई ना कोई गलती वगैरह तो नहीं रह गई, 7 C's प्रॉपरली फॉलोड एंड WH काइंडली में तो नहीं कोई रौला, सारे क्वेश्चन आंसर्ड हैं कि नहीं, एंड देन हम लोग उसकी एडिटिंग करते हैं और प्रूफ रीडिंग कर रहे होते हैं। फाइनली हम लोग उसको चेक करते हैं, प्रूफ रीडिंग इज़ फाइनल चेकिंग हम लोग कर रहे होते हैं कि अभी भी कोई चीज़ जो है वो
रह तो नहीं गई है, कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। एंड आफ्टर प्रूफ हम जो मैसेज है उसको भेज देते होते हैं। सो सबसे पहले चलते हैं ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले तो आउटलाइन वगैरह हम लोग बना रहे होते हैं ताकि कोई मिस्टेक वगैरह ना हो। एक ड्राफ्ट सब बनाते हैं, फिर हर चीज़ को एक ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर रहे होते हैं। फिर अरेंजमेंट इस तरह से करनी चाहिए कि जो आपका जो रीडर है उसको आपका जो मैसेज है वो प्रॉपरली समझ आ रहा हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोहेसिवनेस शो होनी चाहिए कि एक जो पॉइंट है वो अगले पॉइंट के अंदर फ्लो हो रहा हो, वो अगले पॉइंट को लिंक कर रहा हो। फिर है रिवाइजिंग। अब आपने ड्राफ्ट तो तैयार कर लिया, अब आपने उस ड्राफ्ट को रिवाइज करना है, उस ड्राफ्ट को बार बार आपने चेक करना है। तो आपने चेक करना है कि आखिर इवेल्युएट करना है कि जो आपका जो पहला ड्राफ्ट है वो प्रॉपरली बना भी है कि नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह हैं। अच्छा, अब उसमें ये भी हमने चेक करना है कि कोई अननेसेसरी डिटेल्स वगैरह, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन तो नहीं है, और अगर तो इंफॉर्मेशन है तो उसको हमने डिलीट कर देना है, और अगर कोई नेसेसरी इंफॉर्मेशन रह गई है तो उस नेसेसरी इंफॉर्मेशन को हमने ऐड कर देना है। तो उसके बाद हमने रिवीजन में इस चेकलिस्ट को हमने फॉलो करना है। जो सेंडर है उसको इस चेकलिस्ट के थ्रू गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले इसको मैसेज प्रिसाइज, क्या हमारा मैसेज जो है वो छोटा है और कंसाइज है, प्रिसाइज है, छोटे स्टेटमेंट्स यूज हुए हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो हमने चूज़ किया वो परफेक्टली जो है वो एम्प्लॉय किया गया, यानी परफेक्टली उसको डिप्लॉय किया गया, यूज़ किया गया या नहीं किया गया। उसके बाद है ओपनिंग और क्लोजिंग पैराग्राफ्स में वो अप्रोप्रिएट हैं भी या नहीं, अप्रोप्रिएट साइज़ के, अप्रोप्रिएट वर्ड्स वगैरह उसमें यूज़ हुए हैं, पंक्चुएशन की मिस्टेक तो नहीं है, कैपिटलाइजेशन ठीक है। फिर अब हमने जितने भी पॉइंट्स वगैरह एक्सप्लेन करने थे वो सारे एक्सप्लेन हैं या नहीं है, और उनके साथ जो सपोर्टिंग मटेरियल है वो काफ़ी है या ना काफ़ी है। फिर 7 C's इसमें शामिल हमें किए हैं या नहीं किए, अगर किए हैं तो कितने किए हैं, लेकिन हमें सारे 7 C's जो हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं और करने भी चाहिए। लास्ट पे आती है आपकी एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। अब आपने ड्राफ्ट तैयार कर लिया, ड्राफ्ट को रिवाइज कर लिया। अब किसी भी किस्म की एडिटिंग वगैरह की अगर ज़रूरत है तो ये बेसिकली एक लास्ट स्टेप होता है। तो हम लोग इसमें इंश्योर कर रहे होते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो कंसाइज है और उसमें रेलेवेंट मटेरियल ही शामिल है। ये हम लोग प्रूफ रीडिंग में भी देखते हैं। अगर तो उसमें एडिट वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है या री एडिटिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है तो वो टोटली जो आपका सेंडर है उसके सेटिस्फेक्शन के ऊपर आप कह लेंगे डिपेंड करता है कि जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता वो चाहे तो वो इसमें एडिटिंग कर सकता है या उसको अंडू रीडो वगैरह जो भी उसने करना है। आफ्टर एडिटिंग वो प्रूफ रीडिंग करता है कि अब इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, डॉक्यूमेंट जो है वो टोटली एरर फ्री है या नहीं है। स्पेलिंग ग्रामर चेक लगाता है, देन खुद भी पढ़ता है, उसको अगर ठीक लग रहा होता है, अगर वो ठीक नहीं लगता तो वो वापस एडिटिंग की तरफ चला जाता है। कोई इन्फॉर्मेशन उसने निकालनी होती है या ठीक करनी होती है, एवरीथिंग इज़ डन इन प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग जो है वो हम लोग कपल ऑफ टाइम्स कर रहे होते हैं ताकि आप कह लें कि कोई भी एरर वगैरह इसमें रह ना जाए, कोई पंक्चुएशन मिस्टेक, कोई ग्रामर मिस्टेक, एनी किस्म की आपकी कोई गलती वगैरह इसमें रहनी नहीं चाहिए। तो दैट इज़ द बेसिक पर्पस बिहाइंड प्रूफ रीडिंग। सो दैट वाज अ टॉपिक, काफ़ी लेंथी टॉपिक था लेकिन इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। अगले जितने भी वीडियोज़ है उनके रिलेटेड भी आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह से लेटर्स वगैरह आगे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अगली वाली जो वीडियोज़ आनी है उसमें हमने लेटर्स वगैरह के बारे में काफ़ी हद तक पढ़ना है कि किस किस किस्म के लेटर्स होंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, बिजनेस वर्ल्ड में किस किस तरह के लेटर्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। So if you like the video, do give it a thumbs up and do subscribe my channel, और बेल आइकन आपने लाजमी दबा देना है ताकि आने वाले जितने भी आपके लेक्चर्स हैं उसके बारे में आपको नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।